नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारा ये जो बैच चल रहा है उसमें हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को टारगेट में लेकर पढ़ रहे हैं दोस्तों। और अब हमारा जो बचा हुआ सिलेबस है उसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाएं पढ़ेंगे दोस्तों। हमने काव्य शास्त्र और जो आपकी व्याकरण है वो पूरी पढ़ ली है, और आप पिछला जो अपना पढ़ा हुआ उसे भी विजिट करें, उसे भी देखें। कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं और अपने मित्रों को लाइक शेयर भी करें दोस्तों। इसी क्रम में जो आज हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास का, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोस्तों हम जो पढ़ रहे हैं वो है आपके आदिकाल। अब तक हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्राथमिक परिचय को लेकर पढ़ लिया है दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है, आज हम जो पढ़ेंगे वो है आदिकाल की शुरुआती दौर में। आदिकाल की शुरुआत में जैसा कि पूर्व कक्षाओं में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 4 प्रकार का साहित्य मुख्य रूप से था, जिसमें पहला रासो काव्य, रासो साहित्य, रास साहित्य जो जैन कवियों द्वारा लिखा गया था। इसके बाद दोस्तों अपना जो और साहित्य था उसमें सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य आता था, और इसके अलावा भी विविध साहित्य में जैसे आपके मनोरंजन, फर्क आदि साहित्य भी था। लेकिन मुख्य रूप से ये 4 प्रकार का साहित्य था। तो उसमें हम पहला जो रासो साहित्य उस पर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कि रासो साहित्य की कौन कौन सी महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ है, रचनाएं हैं जो चारण या भाट कवियों द्वारा आदिकाल में लिखी गई थी। तो आइए प्रमुख रचनाओं पर हम डिस्कस करते हैं। आज का अपना विषय यही है। तो आदिकाल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानी गई थी दोस्तों। इसी क्रम में प्रमुख रासो ग्रंथों का वर्णन आज हम अपने इस टॉपिक में करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रमुख रासो ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो। ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ था दोस्तों। रासो साहित्य का सबसे प्रमुख ग्रंथ था चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई रचना पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक चंद्रवरदाई थे, जिनका जन्म काल 1168 ईस्वी है। ये इसका काव्य स्वरूप देखा जाए दोस्तों कि आपकी जो पृथ्वीराज रासो उसका कैसा स्वरूप था, तो ये एक महाकाव्यात्मक रचना थी। पृथ्वीराज रासो एक प्रबंधात्मक काव्य में महाकाव्य था दोस्तों। प्रबंध काव्य को जैसे महाकाव्य और खंड काव्य में बांटा जाता है, तो ये आपके महाकाव्यात्मक रचना थी। इसका प्रधान रस देखा जाए तो आपके वीर रस और श्रृंगार रस था, जिसमें पृथ्वीराज के युद्ध आदि का वर्णन और उसके प्रेम आदि का वर्णन किया गया था दोस्तों। तो युद्ध के लिए वीर रस का, जबकि प्रेम आदि के वर्णन के लिए श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया इस काव्य में। इसी क्रम में इसके प्रमुख अलंकार देखे जाए तो अनुप्रास और यमक अलंकार इस काव्य में प्रमुख रूप से प्रयोग में लिए दोस्तों। इसमें कुल पद या श्लोक 16,306 थे। इसमें कुल पद या श्लोक देखे जाए तो उनकी संख्या थी 16,306। इसमें इसका छंद विधान देखा जाए तो इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग था दोस्तों। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग होता था, जिसमें जो कवि चंद्रवरदाई उसे 56 छंद अधिक प्रिय था, और उन्होंने अपनी इस रचना में अर्थात पृथ्वीराज रासो में 56 छंद का प्रयोग किया है। जैसा कि हमने अपने जो रस छंद, अलंकार, काव्य गुण, दोष आदि में पढ़ लिया दोस्तों। 56 छंद 6 पदों का जो आपके ये छंद है दोस्तों, जिसमें 6 चरण होते हैं, 6 पद होते हैं 56 में, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। तो जिसमें रोला और उल्लाला, रोला के 4 चरण और उल्लाला के 2 चरण, ऐसे आपके 56 छंद होता है दोस्तों। 6 चरणों का है ये छंद, जिसमें 4 चरण आपके रोला के होते हैं, रोला छंद के, और 2 चरण इसमें आपके 56 उल्लाला छंद के होते हैं दोस्तों। तो ये रोला और उल्लाला दोनों का मिश्रित छंद है आपकी, जिसमें 6 चरण हो जाते हैं। अब चरणों की संख्या या कितनी हो जाती है दोस्तों? 6। अब 6 चरणों का छंद है आपके 56 छंद।
इस प्रकार आपके ये छप्पे छंद का अधिक प्रयोग किया है कवि चंद्रबरदाई ने अपनी इस रचना में। और काव्य का 68 प्रकार के छंदों में छप्पे अधिक प्रयोग में लिया गया है। काव्य का विभाजन यह 69 समयों या सर्गों में विभाजित है। काव्य को 69 समय नाम दिया था दोस्तों, जबकि ये 69 सर्गों में विभाजित या समयों में विभाजित था। इसकी शैली देखी जाए तो पिंगल शैली का अधिक प्रयोग है, जिसमें आपने देखा कि डिंगल या पिंगल दो शैलियां प्रचलित थी आदिकाल में। डिंगल शैली के माध्यम से युद्ध आदि का वर्णन होता था, जबकि प्रेम और श्रृंगार की रचनाओं के लिए कवि लोग पिंगल शैली का प्रयोग करते थे दोस्तों, जिसमें अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिश्रित होती थी। अपभ्रंश और ब्रज का मिश्रित रूप है पिंगल। इसके नायक देखिए, अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज का पौत्र और सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसका जो नायक था, जिसमें हम देखें कि अजमेर को बसाने वाला राजा अर्णोराज थे, उनका तो ये पौत्र था, और सोमेश्वर का पुत्र था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि एक धीरोदात्त नायक था। इसमें धीर उदात्त प्रवृत्ति का नायक। नायिका इस काव्य की कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता थी। इसकी जो नायिका है, कन्नौज की राजा जो जयचंद है, उनकी पुत्री थी संयोगिता, और ये एक मुग्धा नायिका थी, प्रेम में डूबी हुई एक ऐसी नायिका का रोल अदा करती है इस काव्य में। ये कर्नल जेम्स टॉड ने अपने ग्रंथ में इसे संगोपता नेम के नाम से प्रकाशित कराया था। सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी जो रचना है राजस्थान के ऊपर, जो इनका रचना ग्रंथ है, जिसमें राजस्थान का इतिहास जिसे कहे, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें इन्होंने इसे संगोपता नेम के नाम से प्रकाशित करवाया था दोस्तों। आचार्य शुक्ल ने इसके उत्तरार्ध भाग को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण किया, ऐसा इनके बारे में कहते हैं। पुस्तक जल्लड़ हत दे गए नृप काजन, यानी कि अपनी अर्ध रचित पुस्तक को अपने पुत्र जल्लड़ को देकर, और नृप यानी कि राजा पृथ्वीराज के काम को पूर्ण करने के लिए चंद्रबरदाई उनके पास चले गए थे, तो बाकी का भाग इनके पुत्र द्वारा रचा गया है, ऐसा आचार्य शुक्ल ने बताया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सुख सुखी संवाद कहकर पुकारा है। इस रचना का नाम सुख सुखी संवाद, तोता और तोती के संवाद के रूप में बताया है दोस्तों। इस रचना के प्रामाणिकता को लेकर भी विद्वानों के तीन मत हैं, कि जो आपके महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, इसकी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों ने तीन मत प्रस्तुत किए हैं। कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, कुछ इसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, और कुछ इसे अप्रामाणिक मानते हैं। तो दोस्तों इसको भी हम देखते हैं, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अप्रामाणिक माना या प्रामाणिक माना। निम्न में से कौन सा अप्रामाणिक मानने वाला ग्रंथ है या नहीं है, आदि कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो देखते हैं अप्रामाणिक मानने वाले जो विद्वानों में प्रथम अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान है डॉक्टर बूलर। सर्वप्रथम बूलर ने ही पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना था। आचार्य शुक्ल, जिन्होंने इस संपूर्ण ग्रंथ को जाली घोषित किया है कि ये पूरा ग्रंथ ही जाली है, झूठा है। राय बहादुर, गौरी शंकर, हीरा नंद ओझा, कविराज मुरारीदान और श्यामलदान, मुंशी देवी प्रसाद, मोतीलाल मेनारिया आदि इसे अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान है दोस्तों। सबसे पहले डॉक्टर बूलर,
जिन्होंने प्रथमतः प्रमाणिक ग्रंथ माना। आचार्य शुक्ल संपूर्ण ग्रंथ को ही जाली मानते हैं। राय बहादुर, गौरी शंकर, हीरानंद ओझा, कविराज मुरारी दान और श्यामल दान, मुंशी देवी प्रसाद, मोतीलाल मेनारिया आदि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं दोस्तों। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, अगरचंद नाहटा, मुनि जिन विजय आदि अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है दोस्तों। प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में जो इस ग्रंथ को प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं वो है दोस्तों श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद आदि इस ग्रंथ को प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं दोस्तों। तो इस ग्रंथ की प्रामाणिकता को लेकर तीन मत हैं, कुछ अप्रमाणिक, कुछ अर्ध प्रमाणिक और कुछ प्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को घटना कोश कहकर पुकारा है कि ये कोई महाकाव्य आदि नहीं होकर एक घटना कोश है। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज के विषय में ये एक पंक्ति, एक उक्ति प्रचलित है, एक थाल जन्म एक थाल मरण, कि पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई दोनों का एक ही साथ तो जन्म हुआ था दोस्तों और एक ही साथ इनकी मृत्यु हो गई। कर्नल टॉड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। कर्नल जेम्स टॉड इसको ऐतिहासिक रचना मानते हैं, यानी कि इतिहास से संबंधित रचना मानते हैं दोस्तों। चंद्रवरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामंत और प्रसिद्ध राजकवि थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के सामंत भी थे और राजकवि भी थे दोस्तों। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि ये स्वाभाविक और विकासशील महाकाव्य था, ये स्वाभाविक और विकासशील महाकाव्य था। बाबू श्याम सुंदर दास का मत है कि ये विशाल वीर काव्य था। ऐसे विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को लेकर, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य को लेकर जो अपने विचार प्रकट किए दोस्तों वो हमने आज डिस्कस किए। इसी क्रम में दूसरा रासो काव्य रासो ग्रंथ था दोस्तों बीशल देव रासो। ये प्रमुख ग्रंथों पर हम डिस्कस कर रहे हैं, कई सारी रासो रचनाएं थी, उनमें से हम प्रमुख पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। बीशल देव रासो, इसके लेखक थे नरपति नाल। ये एक श्रृंगारिक रचना थी दोस्तों। इसका रचना काल 1155 ईस्वी या 1212 विक्रम संवत माना जाता है। इसका काव्य स्वरूप देखें दोस्तों तो ये एक मुक्तक काव्य था। ये कोई महाकाव्यात्मक या खंड काव्य से लिखी गई रचना नहीं होकर ये मुक्त छंदों में लिखी गई मुक्तक रचना थी। इसमें कुल 128 छंद मिले हैं दोस्तों इसके। ये इसका प्रधान रस श्रृंगार रस है। वियोग और संयोग श्रृंगार का मर्म स्पर्शी चित्रण इस काव्य में मिलता है दोस्तों। ये ऐसा काव्य रचना है, ये ऐसी गीति काव्य रचना कह सकते हैं, ये गाने के लिए लिखा गया काव्य था दोस्तों, जिसमें 128 छंद मिलते हैं और इसमें श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। इसके नायक अजमेर का चौहान राजा बीशलदेव तृतीय, जिसे विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ये इसके नायक है दोस्तों। नायिका मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती, इसकी नायिका थी मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती। काव्य का विभाजन देखें तो इस काव्य को 4 खंडों में बांटा गया है। पूरे काव्य को 4 भागों में 4 खंडों में विभाजित किया है दोस्तों। प्रथम खंड अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसलदेव तृतीय एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन है। प्रथम खंड में दोनों नायक नायिकाओं के विवाह का वर्णन किया गया है। द्वितीय खंड में रानी के किसी व्यंग से रूठकर राजा बीशलदेव उड़ीसा चले गए और वहां वो 1 वर्ष या 12 महीने तक प्रवास करने का कार्य इसमें किया गया है। रानी राजमती द्वारा हीरे की खान आदि को लेकर जब राजा अपने राज्य की अजमेर की बढ़ाई कर रहे थे तो इन्होंने रानी राजमती ने ये कह दिया था कि उड़ीसा में तो हीरे की खान भी है,
तो उसी व्यंग को लेकर राजा वहां चले गए और 12 वर्ष तक वहां रहे, और 1 वर्ष तक और 12 महीने बाद वापस आए थे। द्वितीय खंड में इसका वर्णन है। तृतीय खंड में रानी राजमती के विरह का वर्णन है। विशलदेव की उड़ीसा से लौटने का वर्णन है, यानी कि राजा विशलदेव उड़ीसा रहते हैं 12 महीने, और उनकी विरह में, उनके वियोग में रानी के बिलखने रोने का वर्णन किया गया है तीसरे खंड में। चतुर्थ खंड में राजा भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री राजमती को अपने घर ले जाना तथा विशलदेव का वहां से फिर राजमती को अपने राज्य चित्तौड़ वापस लाने आदि का वर्णन इसमें किया गया है। इसी क्रम में यह 100 पृष्ठों का लघु ग्रंथ है। विद्वानों का मत है कि ये 100 पृष्ठों का एक लघु ग्रंथ है। यह काव्य ग्रंथ ने होकर गाने के लिए लिखी गई एक रचना है दोस्तों। ये गीति काव्य भी जिसे हम कह सकते हैं। इसकी शैली पिंगल है। इसकी शैली पिंगल मानी जाती क्योंकि यहाँ आपके श्रृंगार रस की रचनाएं लिखी गई थी इसमें। हिंदी में 12 मासा, 12 ऋतुओं के 12 महीनों के वर्णन को विरह के साथ जोड़कर सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में वर्णित किया जाता है दोस्तों। ये पहला ग्रंथ था हिंदी का जिसमें 12 मासा का वर्णन है, अर्थात 12 ऋतुओं में या 12 महीने के जो मौसम है उनमें राजमती अपने पति के वियोग में किस तरह समय व्यतीत करती है वो यहाँ वर्णित किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने 2 प्रमुख रासो ग्रंथों पर विचार किया है, जिसमें पहला आपके पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई रचना, और दूसरा विशलदेव रासो जो कवि आपके नरपति नाल द्वारा लिखी गई रचना थी। तो इसी क्रम में हम दोनों ग्रंथों का डिस्कस कर चुके हैं। आगे की जो क्लास है उसमें हम आगामी और ग्रंथों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप अच्छी तरह, ये ऑथेंटिक आपको सब उपलब्ध करवाया जा रहा है, इसमें कोई हेर फेर नहीं है दोस्तों। आप अच्छा पढ़े, कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं, अपने मित्रों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें और अपने मित्रों को शेयर करने के लिए प्रेरित करें दोस्तों। आपके द्वारा लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ही हमारा एक मोटिवेशनल का कार्य करता है दोस्तों। तो हमारी यही गुजारिश है आपसे कि अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।